वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, अगर हम मौसम की बात करें तो खुनकी में इजाफा हो रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ जो सियासी मौसम है उसकी हिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। एक जानिब इंतखाबात की तैयारियों का टास्क है तो दूसरी जानिब अपने खिलाफ जो केसेस हैं उसमें खुद को सुरखरू करवाना है। दोनों ही काम ऐसे हैं जो बेहद ज़रूरी हैं और नागुज़ीर भी हैं। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस की बात करें तो सज़ाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों पर समात पीर तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अदालत पेश हुए और आपको बताते चलें कि वतन वापसी के बाद 23 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और अब जो समात है वो मुलतवी हो गई है पीर तक के लिए। कुछ अहम सियासी जमातों के कायदीन भी एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातें कर रहे हैं, एक दूसरे पर तंज़ो तनकीद भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र आज के न्यूज़ रूम में करेंगे। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर ने कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो क्या हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। 45 रोज़ गुजरने के बाद फ़लस्तीनियों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसराइली बर्बरियत के बाद गज़ा की सूरत हाल क्या है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और अक़वाम आलम का रद्द-ए-अमल क्या है, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुल्क की सियासी गहमा गहमी पर बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। बिलावल ने दीर बाला में एक जोशीला खिताब किया, पुराने बुजुर्ग सियासतदानों पर तनकीद की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने जो केसेस हैं उनमें अपील फाइल कर चुके हैं। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सदा के खिलाफ जो अपीलें हैं उस पर अब समात पीर के रोज़ होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अमजद परवेज़ ने कहा, आज के लिए एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की तैयारी की है। अदालत ने पूछा, आपको दलाइल देने के लिए कितना वक्त चाहिए होगा, हमने पूरे केस को देखना है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, नैब को दलाइल देने के लिए कितना वक्त दरकार है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें दलाइल के लिए तकरीबन आधा घंटा चाहिए होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम इसका ये मतलब लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना, हम आइंदा पीर से दलाइल शुरू करते हैं। इस दौरान आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये रिक्वेस्ट भी की गई अदालत को कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस मामले को सुन लिया जाए, क्योंकि ये 2018 का मामला है, पुराना मामला है और इसमें पहले ही मरियम सफदर और कैप्टन सफदर की वरीयत हो चुकी है। तो इस मामले को अगर रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए तो ये जल्दी कंक्लूड हो सकता है। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर इस अदालती कार्रवाई के साथ साथ एक नई हलचल भी है। आम मुलाकातें हो गई मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। जी बिल्कुल, दो बड़ों की अहम बैठक हुई है और रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। लीगी रहनुमा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और जो दीगर उमूर है उन पर मुशावरत की गई है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मौलाना को एक बार फिर अमीर मुंतखब होने पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। नहायत खुशगवार मूड में ये मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर लीगी कायदीन इस मुलाकात में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि सियासी मंजरनामे पर इस मुलाकात से एक नई हलचल पैदा होगी। अब मुलाकात का अहवाल क्या है और अंदरूनी कहानी क्या है वो भी कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं। लेकिन बहरहाल आज ये मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान और इस मुलाकात के ये जो मनाजिर हैं ये अलबत्ता इस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू भी की, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ चले हैं और अब भी हम मुस्लिम लीग नून के साथ चलेंगे। हम सियासत को जो है वो गंदा नहीं करना चाहते या माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान एक और मुतनाज़ा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर, बल्कि नाम ले भी दिया था उन्होंने एक दो मौक़ों पर, तनकीद ये की कि सियासत को बच्चों के हवाले नहीं किया जा सकता और बिलावल का जो बुज़ुर्ग सियासतदानों से मुतालिक बयान है वो शायद अपने वालिद के लिए एक पैगाम हो। तो इस तरह से जो बज़ाहिर सफ़बंदी है उसमें नज़र यह आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ है और आज जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी जब मिलकर चलने की बात की है तो इससे पता ये चलता है कि आइंदा का सियासी नक्शा क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी हमें एक पेज पे नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से पहले भी हम अपने न्यूज़ रूम में ही बात करते रहे हैं कि गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी अपनाई जा रही है। जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं, बिलावल कुछ और कह रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या विजन रखते हैं पीपल्स पार्टी और उसको किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कुछ गुफ्तगू भी की है और कुछ तंज़ो तनकीद का सिलसिला आज भी उन्होंने जारी रखा है, जिसपे दीगर जमातें भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। जिसका जवाब फौरन मौलाना की तरफ से आ गया। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं, मामलात क्या रहे। सिद्दीक साजिद हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें, नुमाइंदा खुसूसी हैं PNN के। सिद्दीक, कहिएगा इस मुलाकात में फिर मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया है, किस किस जगह पर ये मिलकर चला जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा का महाज है, बलूचिस्तान का फ्रंट है, क्या तय पाया, क्या निचोड़ है इस मुलाकात का? जी, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पहली जो है वो
बाज़ाब्ता मुलाकात थी नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ, और मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, उस रब्ते में यह तय पाया था कि जब इस्लामाबाद आएंगे तो मुलाकात होगी। 40 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। उसमें अहम तरीन जो फैसला हुआ वो यही फैसला जो है वो हुआ है कि आम इंतखाबात में JUI फे और नून लीग सीट एडजस्टमेंट भी करेंगी, और इंतखाबी इत्तेहाद जहाँ पे बनाना ज़रूरी हुआ वो भी बनाया जाएगा। तो एक दूसरे में आइंदा आम इंतखाबात में तावन किया जाएगा। जिस तरह आपने भी कहा कि जो मीडिया से बाद में गुफ्तगू की मौलाना फजल रहमान ने, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ माजी में तावन करते रहे हैं PDM के प्लेटफॉर्म से, तो अब उस तावन को भी आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। ख़ास तौर पर ये जो इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट है, ये खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में जो है वो ज़्यादातर जो है वो की जाएगी, और इस सिलसिले में JUI फे और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस चीज़ के ऊपर रजामंद हो गए हैं कि एक जो सीनियर रहनुमाओं के ऊपर मुश्तमिल एक जो कमेटी है वो भी दोनों तरफ से बनेगी, जो इसका जो तरीक़ाकार है उसका जो है वो तयन करेगी कि किस तरह जो है वो आगे बढ़ना है। दूसरा, फजल रहमान ने इस चीज़ के ऊपर भी खुशी का इजहार किया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आए हैं, और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी सियासत का एक अहम हिस्सा है, और उनका पाकिस्तान वापस आना जो था वो बहुत अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सिद्दीक, जब वो PDM का पहला सेटअप था या जब वो अपोजिशन इत्तेहाद था, फिर पीपल्स पार्टी उससे चली गई, फिर बाद में जो 22वें वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मामला था, तो मौलाना एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी अपनी शिकायतें थी, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो एक ब्रिज किसी सूरत थी। अब आज के दिन जब उन्होंने बिलावल को बच्चा कहते हुए सियासत में बच्चों के किरदार को महदूद करने की बात की है, तो आज फिर ये समझा जाए कि आज की मुलाकात में स्ट्रेटजी यही तय पाई कि मौलाना इस तरफ हैं, इस बार ब्रिज कोई नहीं है। जी बिल्कुल, ये क्लियर लाइन आज उन्होंने दे दी है, और ये नज़र भी आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के जो है वो करीबी होंगे। और इस सिलसिले में मैं ये भी बता दूं कि जब ये PDM की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इनके दरमियान इत्तफाक़ राय हुआ था कि जब आम इंतखाबात होंगे तो JUI फे और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे से तावन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो बयानात बिलावल भुट्टो जरदारी के आ रहे हैं उससे तो मौलाना फजल रहमान जो थे वो खुश नज़र नहीं आ रहे थे, और उनकी बात का ज़्यादातर ये जो तासुर है वो लिया जाएगा। जो उन्होंने बात कही है उससे नज़र भी ये आ रहा है कि वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को ही जो है वो वज़न दे रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने भी आज ये जुमला कहा है इस मुलाकात के दौरान कि मौलाना साहब हम आपके साथ चले हैं और अब भी हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो मौलाना ने इसके ऊपर कहा कि बिल्कुल जी, हमारी जो आपस के आपके साथ कमिटमेंट है वो हम जो है वो पूरी करेंगे, आइंदा में इंतखाबात में पूरी करेंगे, और बाद में जब हुकूमत साजी होगी तो उसमें भी हम मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो मिलकर चलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सिद्दीक साहिब साहब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मौलाना फजल रहमान से वो लोग भी मिले थे जो अभी तक किसी और से मिल नहीं पा रहे या मिले नहीं थे, या जो अपनी सोलो फ्लाइट की हमेशा बात किया करते थे। तो वो जो तीसरा फरीक जिसे ये सारी सियासी जमातें रेलेवेंट कहती हैं और वो अपने आप को रेलेवेंट कहते हैं, उसका भी कहीं कोई जिक्र आया कि उसके साथ कुछ बातचीत हो सकती है? क्योंकि कल बैरिस्टर अली ज़फ़र ये दावा कर रहे थे कि उनकी बातचीत है और अगले हफ्ते तक कोई नताइज भी आ जाएंगे, तो उनका कोई जिक्र हुआ? देखिए, आज इसका ख़ास तौर पर तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तानी सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आज जो गुफ्तगू का महवर था तकरीबन, क्योंकि ये 40 मिनट की गुफ्तगू हुई है, तो नवाज शरीफ ने मरी वापस जाना था तो वो वापस चले गया, लेकिन ये भी इतफाक़ हुआ कि आइंदा एक मुफस्सल जो है वो मीटिंग होगी। अब इसहाक डार मुस्लिम लीग नून की जानब से इसहाक डार, साथ ही साथ फिर एहसन इकबाल, और एक रुकन और जो है वो लिया जाएगा दूसरी तरफ से गफूर हैदरी साहब, यानी कमेटी बनेगी, सीट एडजस्टमेंट के मामला को तय किया जाएगा, मुफस्सिल मुलाकातें भी होंगी, और बिल्कुल वही पैटर्न जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ तय पाया कि कमेटी के जरिए मामलात को लेकर चला जाएगा, जिस सिलसिले में फिर सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक भी गए थे। इस बार एहसन इकबाल और दीगर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो JUI को एंगेज करें। ये 40 मिनट की मुलाकात थी, सीट एडजस्टमेंट के ये मामलात इसमें तय पा गए हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ JUI ने अपना वजन जहां मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाला है, तो वहीं पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसी है, एक जानिब पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही है तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि वो शेर तो अब बिल्ली निकली है, महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, लाहौर के सियासतदानों का मसला है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। बुजुर्ग सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं, अब पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। उनकी गुफ्तगू जरा सुनिए पहले।
मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है, मगर उनकी ये जो नफरत की सियासत है, ये जो तकसीम की सियासत है, ये मेरे अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारे इदारे ने भी ऐलान किए कि हम अब से न्यूट्रल है। पाकिस्तान की तारीख में हम पहले मुदाखलत करते थे और अब आगे जाके ऐसा नहीं होगा। इनके साथ इसलिए मिले थे कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना था, मीशत में बेहतरी लाना था, महंगाई का मुकाबला करना था, मगर एक के बाद एक वजीरे खजाना होने के बावजूद मुआशी हालात बदतर होते गए। आपने पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया है। वो जो तब्दीली का नारा उठाते हैं, उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। बिलावल की गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की और उबैद ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने देखा था कि बिलावल ने कहा था कि नई नस्ल को मौका मिलना चाहिए और उन्होंने कहा था जो बुजुर्ग हैं उन्हें थोड़ा सा नई नस्ल को मौका मिल रहा है। कायम अली शाह साहब हो गए, मुराद अली शाह साहब हो गए, रज़ा रब्बानी साहब हो गए, सेनेटर ताज हैदर साहब हो गए, नई नस्ल है सारी, ये पुराने तो नहीं है यानी। अच्छा, अभी हम दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी गुफ्तगू करें, उनको सुन लेते हैं। गई और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात वहाँ पे काम जारी है और बड़ी उम्मीद है हमें कि अगले 2 माह से कम अरसे में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी डेट फाइनल कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें क्वालिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और वेदर का थोड़ा सा उसमें इशू है, लेकिन हम होपफुली अगर दिसंबर नहीं तो जनवरी के किसी वक्त में उसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो फिर एक गुजरांवाला के लिए बहुत देर से पेंडिंग चीज़ थी, उसकी आप लोगों से वादा किया तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। अभी रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 2 से 3 कॉन्ट्रैक्टर करें ताकि उसको 6 मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि गुजरांवाला में पहली बार काबीना का इजलास हुआ है। साथ ही साथ उनकी जानिब से कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू करने के हवाले से भी बात हो रही थी। गुजरांवाला में वो कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले हैं, तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन उनकी गुफ्तगू से पहले हम बिलावल की गुफ्तगू आपको हमने सुनाई और हम बात कर रहे थे कि बिलावल की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फ़र्क नज़र आ रहा है। ये कहा गया है मौलाना साहब की जानिब से। वो कह रहे हैं कि हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि इंतखाबी माहौल में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। खैर, ये मौलाना साहब का तंज है, तनकीद है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को उनकी ज़बान और अंदाज से जवाब देना नहीं चाहते। उनसे दरख्वास्त है कि ओए तोए का कल्चर ख़त्म करने में हमारी मदद करें। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। जुबानी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुन ली। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि 18वीं तरमीम कोई मसला ही नहीं है। NFC की नज़रसानी को देखने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं। पाकिस्तान के हकीकी चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। गवर्नमेंट को 54 बिलियन का था ओरिजिनल, ओनली जनरल इलेक्शन की बात हो रही और वो हमने उनको
साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो एक बड़े इशू को एड्रेस कर रहे हैं। 18वीं तरमीम का मामला जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बेसिकली मुतालिबा है, उसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हम देखते हैं कि ये होगा भी या नहीं होगा। मोहसिन नकवी की जो गुजरांवाला में गुफ्तगू है उसको पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। 2 माह चाहिए तो वो भी 200 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो जाएगा। तक हमारी कोशिश है कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट कर जाए ताकि वहीं के प्रोफेसर आएँ और वहीं के लोग आके देखें, और अगर यहाँ से रेफर करना है तो फौरी तौर पे बच्चा वहाँ पे चला जाए। बर्न यूनिट गुजरांवाले में नहीं था, तो वो बनाना बड़ा ज़रूरी था। 31 जनवरी से पहले इंशाल्लाह बर्न यूनिट भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो गुजरांवाला शहर के लिए, और वो चीज़ें थी जो लोगों से जब फीडबैक मिलता था तो हर एक कहता था कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो हमने पूरी करने की कोशिश की है। और अब हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि ये जो चीज़ें शुरू हैं इनको कंप्लीट करा दें 31 जनवरी से पहले, चाहे वो आपकी एक्सप्रेसवे है, चाहे वो आपके बाकी प्रोजेक्ट्स हैं। तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमारी मदद करे और पूरी टीम की मदद करे। और आज पूरी कैबिनेट यहाँ पे आपके सामने भी मौजूद है, और आज कैबिनेट मीटिंग भी की है गुजरांवाला में हमने, और भी बहुत सारे उसमें फैसले हुए हैं। हाँ, उसके बाद अभी आपका वेस्ट का जहाँ सारा पहले आप सारा फेंक रहे थे कहाँ पे, जीटी रोड पे आप जब एंटर होते थे तो सारा गुजरांवाला का वेस्ट वहाँ पे फेंक रहे थे। अभी हम यहाँ पे आप बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ ही साइट है जहाँ पे नई है, जहाँ पे होके भी आए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जो पुरानी साइट है वहाँ पे पार्क बना दें ताकि उसके कार्बन क्रेडिट भी अप्लाई कर सकते हैं हम, और एक अच्छी जगह वहाँ बन जाएगी। उसके बाद जो आपकी एक्सप्रेसवे आ रही है उसको जीटी रोड से कनेक्ट करने के लिए एक फ्लाईओवर की तजवीज़ भी है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में काम कर लेंगे। तो वो भी अगर हो गया तो वो, और उसके बाद जो अगला चौक है चांदा किला चौक जो है उसको भी हम किसी तरीके से NHA के साथ मिल के उसको भी थ्रू करेंगे ताकि ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिले आपको। तो ये अब तक की थोड़ी सी अपडेट्स हैं, तो बाकी आप सब गुजरांवाला के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने वो सारे दुख बताए जो गुजरांवाला के शहरियों के कई वर्षों पुराने हैं। यकीनन हमने पहले भी कहा आप गुजरांवाला के लिए पहुँचते गुजरांवाला साबित हुए हैं। अब सवाल है छोटे छोटे दो, गुजरात हुकूमत जो है अब इलेक्शन करीब आ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज गुजरांवाले वाले सवाल रखें तो अच्छा, पोलिटिकल नहीं, गुजरांवाले के सवाल रखें। गुजरांवाला का एक और मुकाबला है, ये वादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आज भी लाखों लोग हैं वो चीनी रक्षा और प्राइवेट गाड़ियों पे सफर करते हैं। तो सर इसके लिए भी कुछ सर एक और ऐड कीजिएगा, ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स का बड़ा इशू है, एक स्टेडियम है सर, और कब्रिस्तान। अच्छा, मैं पहले जो ट्रांसपोर्ट मैं जवाब ये आखिरी सवाल है। अच्छा सर, मेरा नाम तनवीर बाटा बोल्डी से मेरा तल्लुक है। आप गुजरांवाला में पूरे पंजाब के लिए आपने बहुत अच्छे काम किए और कर रहे हैं। आप बिल्कुल अनथक के हर जगह पे पहुंच गए, लेकिन खुदा के लिए हमारा एक छोटा सा गुजरांवाला के लोग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। अब ज़रा साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की भी खैर खबर ले लेते हैं। कमरा अदालत में आज उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लाडले दोनों की वजह से ये महंगाई हुई है। नवाज शरीफ की वजह से महंगाई हुई, कैसे वोट लेंगे? गैस की कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। तो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर पर तनकीद कर रहे थे, और उन्होंने महंगाई की वजह भी उन्हें करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की बात करें, जिन्होंने MQM पर लोगों को धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वो कहते हैं कि गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़बान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। MQM वाले मुस्बत सियासत करें, खौफ और हरास ना फैलाएं, और साथ ही साथ MQM की धमकी के बावजूद और लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। पटा जाना MQM का ये साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दोस्तों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी से रुजू कर रही है, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगी
और कौमी और सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसमें भी हम बड़ी जमात के तौर पर सामने आएंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और वाक़े की बात कर लेते हैं। कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं बुशरा बीबी इससे के। पहले एक लेटेस्ट खबर आ रही है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसला जिसमें जो जज की तैनाती का मामला है उसे भी दुरुस्त करार दिया गया है। साइफर केस का जो बेसिकली इनिशिएटिव था उसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई थी और उसमें जेल ट्रायल जो है वो पहली प्ली थी कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसको ओपन ट्रायल होना चाहिए। जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर यह फैसला सुना दिया गया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस मामले को सुन रहे हैं। उनकी तैनाती को लेकर उन पर कुछ खदशात का इजहार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। ये तैनाती दुरुस्त करार पाई है, जबकि अदालत ने मजमूई तौर पर जो दरखास्तें थी जेल ट्रायल के खिलाफ भी उस पर अपना फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की ये दरखास्त थी, उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। साइफर केस के दो मामला थे, एक जेल ट्रायल और एक जज की तैनाती। जिन जज साहब का इंतखाब हुआ इस केस को सुनने के लिए खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन, तो अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जो तैनाती है उसे दुरुस्त करार दिया है और चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्तें थीं उस पर फैसला सुना दिया गया है। ये इंट्रा कोर्ट अपील थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले भी ये फैसला दे चुका है और जज की तैनाती से मुताल्लिक पहले भी इस मामले को दुरुस्त करार दिया गया था और फिर इस पर दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील आई है। ये मामला एक बार फिर से दुरुस्त करार पाया, यानी कि पुराना फैसला जो है आप कह लीजिए उसे बरकरार रखा गया है। अलबत्ता जेल ट्रायल के खिलाफ भी ये फैसला सुना दिया गया है। अब जेल ट्रायल से मुताल्लिक क्या हुक्म है इसको भी हम जैसे जैसे हमें तफसील आती है गैर कानूनी करार दे दिया। 29 अगस्त के जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल किया जा सकता है, ये इस फैसले में लिखा गया है। इंतहाई अहम नौइयत का मामला जिसमें एक तरफ जज की तैनाती के मामले को दुरुस्त करार दिया गया है, वहीं 29 अगस्त का जो वफाकी काबीना का निगरान वफाकी काबीना का सर्कुलेशन समरी के जरिए जो अप्रूवल था कि जिसमें जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई थी और वजारत कानून ने इस सिलसिले में बाद में नोटिफिकेशन भी जारी किया था, उस 29 अगस्त के इक़दाम को गलत करार दिया गया है और कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ गैर मामूली हालात में हो सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन कोर्ट में हो सकता है। तो इस तरह से साइफर केस का मामला जिसमें शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई का केस अडियाला जेल में सुना जा रहा है। खुसूसी अदालत की समाअत और कार्रवाई अडियाला जेल में होती है और वहाँ पर ही केसेस को सुना जा रहा है और इस केस में इन पर्टिकुलर जो मीडिया के लोग हैं या फैमिली के लोग हैं उन्हें इजाज़त नहीं होती, सिर्फ वकला होते हैं और इस पर यह प्ली ली गई थी कि ओपन कोर्ट में इसका जो है वो इसकी सुनवाई हो, इसको सुना जाए। आज के दिन 29 अगस्त के जेल ट्रायल से मुतालिक जो नोटिफिकेशन था उसे कलअदम करार दिया गया है, यानी उसे उड़ा दिया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन कोर्ट में हो सकता है, गैर मामूली हालात में अलबत्ता जेल ट्रायल हो सकता है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आदिल बताइएगा, जज की तैनाती दुरुस्त और जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार पाया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें एक में जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी और दूसरी में जज तैनाती के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील थी वो भी दायर की गई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई थी, इन पर वकला के दलाइल मुकम्मल हुए। आज दिन ये फैसला महफूज किया गया था दिन को और 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिसने इंट्रा कोर्ट अपील पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो काबिल समाअत करार दे दी है। इसके अलावा अदालत ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है और साइफर केस में जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का जेल ट्रायल हो रहा है उस जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया है। ये महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। अब साइफर केस का जो जेल ट्रायल है वो कलअदम करार दे दिया गया है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील को काबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। साथ ही 29 अगस्त के जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन था उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 अच्छा, इसमें आदिल यकीनी तौर पर इस पर जो पहले समाअत होती रही है उसमें एक मरतबा ये सवाल भी उठा कि 29 अगस्त से पहले यानी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जो समाअत होती रही जेल ट्रायल की उसकी क्या हैसियत है? तो आज के फैसले में उससे मुतालिक भी कोई हुक्म है या सिर्फ 29 तारीख का जिक्र है?
देखिए, इस वक्त जितना भी जेल ट्रायल हुआ है उस सबको कलअदम करार दे दिया गया लेकिन है। वो नोटिफिकेशन से पहले वाला एक मरतबा खास तौर पर उसका जिक्र हुआ था कि नोटिफिकेशन से पहले वाले की क्या हैसियत है? बिल्कुल ये हुआ था। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा जो सलमान अकरम राजा थे वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो सवालात पूछे गए अदालत की जानिब से वो मुतमईन ना कर सके अदालत को, ये अदालत की जानिब से भी कहा गया था। उसके अलावा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तलब किया गया था 2 रुकनी बेंच की जानिब से, और 2 सवालात पूछे गए थे जिसमें कहा गया था कि जो जज की तैनाती है उस हवाले से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया गया था। उस हवाले से जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आज अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि जो जज की तैनाती है वो दुरुस्त है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही आगाह किया गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही नोटिफिकेशन जो है वो जज की तैनाती का जारी किया था। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी तरह से ये जो सारा प्रोसीजर था इसमें इन्वॉल्व थी। ये रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज 2 रुकनी बेंच को बताया गया था, जिसके बाद वकला के दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज किया गया था, और इंट्रा कोर्ट अपील पर अब फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी है। इसके अलावा 29 अगस्त से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है वफाकी काबीना का वो गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती है उसको दुरुस्त करार दिया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी तस्दीक की। ठीक है, आदिल सी दवासी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज ये अहम तरीन फैसला सामने आ गया है, जज की तैनाती इसको दुरुस्त करार दे दिया गया है और साथ ही साथ ये फैसला भी हुआ है कि ओपन ट्रायल हो सकता है। क्या कहेंगे आप इस फैसले से मुतालिक? जी, हम तो पहले ये मुतालबा कर रहे थे कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर है साहब का और किसी पार्टी के लीडर भी हैं, तो उनका जेल में ट्रायल होने का कोई तुक नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो पहलू हैं, एक तो जज साहब की तैनाती वो दुरुस्त करार देना ये भी ठीक है, और दूसरा ट्रायल ओपन करार देना ये भी ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ हो, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और वैसे भी बंद कमरों में या जेल के अंदर ट्रायल का कोई मकसद नहीं है। आर्टिकल 10A जो है फ्री एंड फेयर ट्रायल की बात करता है, और इसमें तमाम लोगों को ये हक देता है कि वो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि उसके साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, और पब्लिक को ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने डिफेंस क्या ली है। तो बहरहाल ये बाय ऑल मीन्स एक दुरुस्त है। ठीक है, फराद अली शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हसन रजा पाशा साहब, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। फराद अली शाह साहब, यकीनी तौर पर जो जेल ट्रायल है वो कलअदम को एक नोटिफिकेशन हुआ था, उसे गैर कानूनी करार दिया है, काबीना ने मंजूरी दी थी, फिर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन किया। अब बुनियादी तौर पर कहीं ये प्ली ली जा सकती है वजारत कानून की तरफ से या अटॉर्नी जनरल की जानिब से इसको मज़ीद एपलेट फोरम पर ले जाते हुए, क्योंकि यह हसास नौइयत का मामला है, इसलिए इसको इसका जेल ट्रायल होना या इसका ओपन कोर्ट में ना जाना जो है वो ज़रूरी है। और क्या ये एक वायबल आर्गूमेंट है इस साइफर केस में? पहली बात ये है कि जेल ट्रायल किसी भी सीक्वेंस के अंदर कभी भी कोई इलीगल ट्रायल नहीं हुआ करते, और ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा था कि कोई जेल ट्रायल जो है वो होने लगा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। देखें, हुकूमत जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इस किस्म के केसेस को जेल ट्रायल करने के हवाले से हुक्म सादर करती रही है, और वो ट्रायल्स होते रहे हैं, और हम रूटीन में जेल ट्रायल करते रहे हैं एज ए डिफेंस लॉयर। और वो जेल के अंदर भी प्रॉपर एक कोर्ट बनी होती है, और पूरा एक फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्यूज को और कंप्लेनेंट को वहाँ पे मिलती है। और उसमें भी जेल ट्रायल में जज साहब जो है फेयर ट्रायल के हवाले से पूरा मरूज़े खातर लाते हैं उन पूरी की पूरी सीक्वेंसेस को, कि जिसके तहत एक आदमी को इंसाफ ना सिर्फ मुयस्सर आए बल्कि मुयस्सर आता हुआ नजर भी आए। अब दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने की है कि जी इसको हुकूमत चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। देखें, अगर उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है तो वो किसी लॉजिक पे किया है ना। अब वो समझते हैं कि आइदर वे वो ये फैसले से अगर वो एग्रीव फील करते हैं, उस लॉजिक को वो अगर इफेक्ट करता है तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आज ये फैसला हम दूसरे सीक्वेंस में देखते हैं कि जी इमरान खान साहब की ये प्रेयर जो थी अगर वो डिसअलाउ हो जाती तो वो उसको चैलेंज कर लेते, तो फैसला
आइदर पार्टी उससे एग्रीव्ड होती है, और जो एग्रीव्ड होती है वो उसको एपलेट फोरम पे चैलेंज कर सकती है। तो इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ साइफर के हवाले से, क्योंकि ये एक केस बड़ी मुनफरद नौयत का केस है और इसके अंदर क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट के हवाले से ही ये केस है, तो ऑफिशियल सीक्रेट में बहुत सी बातें ऐसी हो सकती, क्योंकि मैं खुद ये केस नहीं कर रहा, मेरे पास फैक्ट्स उस तरह से नहीं है। हो सकता है कि अंदर इसके इस किस्म के कुछ सीक्रेट हों कि जिनको पब्लिसाइज करने से इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री या और जो इदारे हैं उनके हवाले से अगर मैं समझ सकता हूँ कि शायद ज़रूर इसमें कोई ऐसी बात आए जो कि मुफाद आमा के हक में ना हो, तो इसको अपील में देखा जा सकता है। चलें देखते हैं इसकी अपील में क्या प्ली ली जाती है और फिर अपील पर क्या फैसला आता है। लेकिन अभी बुनियादी तौर पर जो जेल ट्रायल है उसे कलअदम करार दे दिया गया। मोहम्मद आदिल साहब ने भी हमें इस बीच ज्वाइन किया। आदिल साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब को एक मरतबा एंगेज कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हसन रज़ा पाशा साहब, यकीनी तौर पर 10A की मौजूदगी में आपने कहा कि ये गैर कानूनी है जेल ट्रायल होना, लेकिन फरहाद अली शाह साहब की राय ये है कि जेल ट्रायल हो सकता है और अगर सेंसिटिव मैटर है और अगर स्टेट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में ये तय करे तो ये किया भी जा सकता है। खैर, पाशा साहब नहीं हमारे साथ। हाँ जी, आदिल साहब को एंगेज करते हैं। आदिल साहब, यकीनी तौर पर अब ये हुकूमत का इख्तियार है, उनकी सवाबदीद है और डेफिनेटली वो इस पर अपील की तरफ जाएंगे भी। तो अब मामलात जाते हुए आपको किस तरफ नज़र आ रहे हैं? बुनियादी तौर पर हुकूमत का एक नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है और तीसरी तरफ ये जो फैसला है ये किसी के लिए ताज़ा हवा का झोंका भी हो सकता है। तो मामलात हैं क्या आप इसको आज के फैसले से ड्राइव कर रहे हैं? सिर्फ तो अदालत ने इसको जो जेल ट्रायल है उसको कालअदम करार दिया है और दूसरी तरफ अदालत ने ये भी कहा है कि अगर गैर मामूली हालात हों तो उसमें जेल ट्रायल हो भी सकता है। यानी रास्ता तो वो गैर मामूली हालात वो क्या हो सकते हैं? वो सिक्योरिटी थ्रेट है जो इमरान खान को जो इसका सामना था और इससे पहले जब वो गिरफ्तार नहीं थे तो वो सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर अदालतों में जो है वो अपनी मर्जी से पेश होते रहे और वो आपने देखा उनकी जब वो अदालतों में पेश होते थे तो किस किस्म का सिक्योरिटी मैयस जो है वो लिए जाते थे। तो हुकूमत का मकसद यही था और इसी को बुनियाद बनाकर उनकी जो है वो जो है जेल ट्रायल का हुकूमत ने फैसला किया था। दूसरा, आपको पता है कि सियासी आदमी जब अदालतों में जाता है तो उसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो शायद हुकूमत की ये भी कोशिश हो कि जो पॉलिटिकल फायदा तहरीक इंसाफ को इस तरह की जो समात है उसके ऊपर उठाने की कोशिश करेगी कि वो ना उठा सके। तो अब यकीनी तौर पे हुकूमत इसको जस्टिफाई जरूर करेगी कि क्यों जरूरी था उनका जेल ट्रायल, या तो वो इसके लिए कोई जवाब ऐसा आगे हालात ऐसे हो सकते हैं जिसके वो कानूनी बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट में प्ली लेके तो इसको चैलेंज करेगी कि क्यों जरूरी है। असल सूरत हाल तो वही है जो तहरीक इंसाफ का शुरू से मौक़िफ़ था कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब सिक्योरिटी थ्रेट अब जब ये होगा, एक तरफ जो सिक्योरिटी है वो इलेक्शन में बिजी होगी और दूसरी तरफ जो है इस तरह की जो समातें हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन होंगी, तो ये एक काफी मुश्किल सूरत हाल जो है वो होगी अगर जेल के लेकिन आदिल साहब, आप जो बात कर रहे हैं मैं ज़रा इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन फरहाद अली शाह साहब से लेता हूँ। फरहाद अली शाह साहब, यकीनी तौर पर जो हुकूमत की लीगल टीम है उसने अदालत को बताया है, फाजिल जज साहबान को ये बताया है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं जिसकी वजह से हम मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे और जेल ट्रायल होगा, लेकिन डेफिनेटली वो उन्होंने बाय नहीं किया और उसके बाद उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। अब जो आदिल साहब बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें दोबारा कोई रास्ता निकल सकता है या इसमें एक फर्दर रास्ता ये है कि जेल की हुदूद व क़यूद में ट्रायल हो लेकिन इसको अब 10A के तहत मज़ीद फेयर कर लें, कुछ मीडिया के लोगों को अलाउ कर दें, यानी उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लोकेशन की हो, बाकी उसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए? यू थिंक ऐसा हो सकता है फर्दर अगर अपील में जाते हैं? और पहली बात ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी प्रोसीडिंग जो है वो आप ऑन एयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लोग देख सकें, तो उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास यहाँ पे रोज जेल ट्रायल की कोर्ट करती हैं और वो वीडियो लिंक के थ्रू करती हैं। एक यूज जेल में होता है और सारी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर बैठ के होती है। ई कोर्ट्स हमारी बन चुकी हैं, उसके ऊपर जेल ट्रायल हो रहा है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप उसको ऑन एयर करना चाहते हैं, अभी आपके सामने अभी ये जो आपके सामने एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओपन उसकी प्रोसीडिंग्स की है और पीटीवी पे बैठ के पूरी कौम ने देखी है, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी जिस पर डिस्कस भी हो रहा था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, मैंने भी आपसे यही बात की है कि कोई लॉजिक होता है कि जिसकी वजह से हुकूमत एक फैसला करती है। हुकूमत कोई भी फैसला मेलाफाइडी बेस नहीं करती, और जेल के अंदर अगर वो ट्रायल करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो उनकी प्रोसीडिंग्स थी, जब वो बेल्स पे आते थे या दूसरे तीसरे मामलात में आते थे, फिर वजीराबाद इंसिडेंट जो हुआ, तो ये उनकी सिक्योरिटी को मलूज़ खातर रखते हुए उनकी जान को पूरे तरीके से सिक्योर करने के लिए अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला बोनाफाइड पे अगर आप देखें तो उसके वो एक काफी लॉजिकल फैसला लगता है। चलें आप, ठीक है, ये लॉजिकल फैसला लग रहा है, लेकिन लेट्स सी हुकूमत फर्दर इस बारे में क्या सोचती है और क्या बताती है मजीद आगे जाके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। एक बार फिर से आपको बता दें, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर अपना फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी है। 29 अगस्त के जेल ट्रायल कोर्ट के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन कोर्ट में हो सकता है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इस फैसले से मुतालिक तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। आदिल, फैसले की तफसीलात बताइएगा। आदिल से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, साइफर केस से मुतालिक ये अहम फैसला आया है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। फैसले में ये कहा गया है, अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। तो जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर यह फैसला सुनाया है और कहा गया है कि ओपन ट्रायल हो सकता है। गैर मामूली हालात कुछ ऐसे क्रिएट अगर हों तो उसमें जेल ट्रायल होगा। फैसले की तफसीलात आदिल सईद अब्बासी से जानते हैं। आदिल, आवाज़ आ रही है तो तफसीलात बताएगा फैसले की। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज दिन को ये फैसला महफूज किया था, जिसमें साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ और जज तैनाती के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की। इन दोनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दी है, जबकि अदालत ने ऑफिशियल जो 29 अगस्त का जेल कोर्ट का नोटिफिकेशन था उसको गैर कानूनी करार दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी है, जबकि जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। तो ये बड़ा हुक्मनामा जो है वो सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था, जिसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी, जिस पर फैसला महफूज किया गया था। वकला के दलाइल मुकम्मल हुए थे। अटॉर्नी जनरल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। इसके अलावा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो जज की तैनाती का प्रोसेस था उस हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो ली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अच्छा आदिल, फैसले में कहा गया कि अगर गैर मामूली हालात होंगे तो जेल ट्रायल भी हो सकता है। तो गैर मामूली हालात, इसको एलैबोरेट किया गया है, वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो जब तहरीरी हुक्मनामा आएगा सामने, डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उस हवाले से तभी पता चल सकेगा। ताहम अभी तक उस हवाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त है, क्योंकि जब जो तहरीरी ऑर्डर आएगा उस वक्त सब चीजें क्लियर होंगी। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुनाया गया है 2 रुकनी बेंच की जानिब से, और उसमें यही कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील है उसको काबिल समाअत करार दिया है। इसके अलावा जो जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया गया है। 29 अगस्त के जेल ट्रायल का जो वफाकी काबीना का नोटिफिकेशन है उसको भी गैर कानूनी करार दिया गया है। इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज की तैनाती है उसको दुरुस्त करार दिया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आकर जो तस्दीक है वो की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने। लिहाजा उस हवाले से अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज की तैनाती जो है उसको दुरुस्त करार दिया है। इसके अलावा जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसको काबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। साथ ही जो जेल ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया गया है। ये 2 रुकनी बेंच था
जिसने ये फैसला महफूज किया था। सलमान अकरम राजा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए थे। जो दलाइल हैं वो दिए गए, 4 से 5 समातें हुई थी, जिसके बाद ये फैसला जो है महफूज किया गया था। साथ ही 2 रुकनी बेंच जो था उसने आज तक जेल ट्रायल जो चल रहा था साइबर केस का, उस पर हुक्म इम्तना जो है वो भी जारी कर रखा था। आज तक के लिए उसमें तोसी की गई थी और जिसके बाद आज तो खैर ये बाकायदा तौर पर फैसला भी सुना दिया गया। आदिल साथ ही रहिएगा, जरा हम जो मोटे मोटे पॉइंटर्स हैं वो दोहरा देते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की जानिब से जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती थी उससे मुतालिक भी अदालत से रुजू किया गया था। उस तैनाती को चैलेंज किया गया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की तैनाती को ये तैनाती दुरुस्त करार पाई है। और दूसरा मामला है जेल ट्रायल का, उससे अदालत ने यानी अब तक की जो जेल ट्रायल की कार्रवाई है, यानी सारी की सारी जो जेल ट्रायल की कार्रवाई है, क्योंकि इनिशिएट ही जेल में हुई है, मासिवाय शाह महमूद कुरैशी की 1-2 समातें जो जेल में नहीं हुई इब्तदाई, उसके बाद सारी की सारी कार्रवाई जेल ट्रायल थी, तो वो सारी कलअदम हो गई है। अब इस जेल ट्रायल में अब तक हुआ क्या था, इसमें बेसिकली फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी शाह महमूद कुरैशी पर भी, चेयरमैन PTI पर भी गवाहान की फहरिस्त आ चुकी थी और गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड हुए और 1-2 गवाहान पर जिरा भी हो चुकी थी। तो ये जो सारी कार्रवाई है अब तक की, ये स्टैंड स्टिल पे आ गई है, ये नल एंड वॉइड करार पाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अभी एक फोरम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लेट्स सी कि वहाँ पर हुकूमत जो है वो क्या मामला लेकर जाती है और कितना जल्दी लेकर जाती है। आदिल, अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कंप्लीट ऑर्डर है, तफसीली फैसला है, वो कब तक आ जाएगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसी तर्ज पर अपने फैसले फौरी जारी कर रहा है जिस तरह आजकल सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं, या यहाँ अभी वही पुराने अंदाज में काम हो रहा है? जो है थोड़ा मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जब फैसला महफूज किया था तो साथ ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क दिए गए थे कि शॉर्ट ऑर्डर जो है वो आज सुना दिया जाएगा 5 से 5:30 के दरमियान। तो ऐसा ही हुआ, 5:30 तकरीबन 5:30 के करीब यह फैसला सुनाया गया। अब जो तफसीली फैसला है वो शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आप लोगों की जो प्ली थी वो सुनी गई है और जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार पाया। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? लेकिन अलबत्ता इसमें एक रास्ता है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल हो सकता है। डू यू थिंक कि एपेलेट फोरम पे हुकूमत लेकर जाएगी इस मामले को, जेल ट्रायल को ही वो मेक श्योर करेंगे कि हो? देखिए, बिल्कुल हुकूमत तो बुखला। शोएब शाहीन साहब को हम गालिबन सुन नहीं पा रहे हैं जी, राब्ता मुनक़ता हो गया उनसे। खैर, अपने नाज़रीन को हम बता सकते हैं कि अहम केस जिसका फ़ैसला महफूज किया गया था वो फ़ैसला सुना दिया गया है और जेल ट्रायल के हवाले से ये फ़ैसला था, ये प्ली की गई थी और अब जेल ट्रायल जो है उसे कलअदम करार दिया गया है और कहा गया है कि ओपन ट्रायल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्ली दायर की गई थी और दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि जज की तैनाती के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई थी। खैर, जज की तैनाती को तो दुरुस्त करार दे दिया गया है, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला भी सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। जितनी भी कार्रवाई, जिस तरह से उबैद आप बता रहे थे कि अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है अब तकरीबन वो 0 से स्टार्ट होगी और इसके साथ साथ जो अब तक की कार्रवाई हुई थी, फर्द जुर्म आयद हो चुका था, गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके थे और इसके साथ साथ कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो नल एंड वॉइड हो गई हैं और अब 0 से अब ये दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन अभी इसमें अपील का फोरम मौजूद है। डेफिनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा सकता है। अब देखते हैं कि हुकूमत वक्त इस सिलसिले में क्या तय करती है और कितना जल्दी जो है वो एपेलेट फोरम से रुजू किया जाता है। लेकिन इब्तदाई तौर पर इस फैसले में जहां एक तरफ अब तक हमारी जो कानूनी माहिरीन से बात हुई है, क्योंकि अदालती फैसला पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो उस पर बात भी हो सकती है, उसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, अपनी अपनी उसकी इलेबोरेशन होती है, तो मुख्तलिफ राय हैं। एक जो है वो राय ये है कि अभी जो है वो गैर मामूली हालात की डेफिनेशन जो है अगर हुकूमत कर देती है और सिक्योरिटी कंसर्न्स से मुतालिक अपने मामलात को रजिस्टर करती है तो जेल ट्रायल की सूरत इसी फैसले में मौजूद भी है। और ये जो तफसीलात हैं जब तहरीरी फैसला आएगा तो उसमें भी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। और न्यूज़ रूम में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो रिलीफ मिला है अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने
जो फैसला दिया है जिसमें जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है। अब तक की जो कार्रवाई है उसे कलअदम करार दिया गया है। 29 अगस्त का हुकूमत का वजारत कानून का जो नोटिफिकेशन है उसे गैर कानूनी करार दिया गया है और साथ ही साथ जो जज की तैनाती है साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले को जो जज साहब सुन रहे हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनकी तैनाती को दुरुस्त करार दिया है। तो एक तरफ से जो प्ली थी वो समझे कि मुस्तरद हुई है और दूसरी तरफ जो मामला था ओपन ट्रायल का या जेल ट्रायल का उसे जो है वो सुना गया है और उसे एक्सेप्ट किया गया है और उसे गैर कानूनी करार दिया गया। अलबत्ता एक रास्ता है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल हो सकता है, तो अब इस गैर मामूली हालात की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसको किस तरह से बयान किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे नवाज शरीफ और मौलाना के दरमियान जो अहम मुलाकात हुई है, देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद क्या अहम फैसले सामने आते हैं। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना और जो नून लीग हैं वो मिलकर आगे चलेंगे। कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो सियासी हलचल जो है उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले चेयरमैन PTI के खिलाफ जो साइफर केस था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी है। 29 अगस्त के जेल ट्रायल कोर्ट के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन कोर्ट में हो सकता है। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। तो जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया है और कहा गया है कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, ओपन ट्रायल होना चाहिए। आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें फैसले की तफसीलात बताते हैं। आदिल सईद अब्बासी जी बताइएगा। है 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन और नजीब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला सुनाया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है, जबकि 29 अगस्त के जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वफाकी काबीना का उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत भी करार दे दी है। साथ ही जेल ट्रायल जो चल रहा था साइफर केस में जिसमें गवाहों के बयान भी हो चुके हैं, फर्दर जुर्म भी लग चुकी है, उस सारे ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है। अब तक जितना ट्रायल हुआ है साइफर केस का तमाम को कलअदम करार दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। साथ ही इसका अब जो तहरीरी ऑर्डर है, मुख्तसर तहरीरी फैसला वो भी जारी कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी 27 जून के जज तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की तैनाती दुरुस्त तरीके से हुई है। 27 जून के का जज ठीक है, तो एक जानिब जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया है, तो दूसरी जानिब जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है। इस पे बात करने के लिए हाफिज एहसान अहमद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि ये जो फैसला आया है यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है क्योंकि 29 अगस्त से आज तक का जो जेल ट्रायल है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को और कितना सूदमंद साबित होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, इस फैसले को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए या 2 एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक इसका एस्पेक्ट है इसके मेरिट्स हैं और दूसरा इसका एस्पेक्ट है जो इसके प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। अगर मेरिट्स पे इसको देखा जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो स्पेशल कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट है उसको उन्होंने वैलिडेट किया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मान ली गई है अदालत के अंदर कि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो इन कैमरा ट्रायल करे या जेल ट्रायल करे और वो डिपेंड करता है आपकी सारी सिचुएशंस के ऊपर कि आपके पास क्या ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए या विटनेसेस के लिए या एक्यूज के लिए है। तो ये भी एक बात मान ली गई है। तीसरी चीज इस चीज को भी मान लिया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन ने अपनी चालान सबमिट किया है वो भी ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जो जज ने कॉग्निजेंस लिया है वो ठीक है। चौथी चीज ऐसी आई है कि वो प्रोसीजरल लैब्स है कि उस प्रोसीजरल लैब्स के अंदर ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल थी उसको होना चाहिए था इस सारे प्रोसेस के अंदर, और फेडरल गवर्नमेंट की जो अभी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ समरी जो अप्रूवल आई और 13 नवंबर को उसके ऊपर बात की गई है कि अगर वो समरी जो थी वो पहले पास कर ली जाती और उसके बाद जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किया जाता या वो सारे कंसर्न से जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने एड्रेस किया था वो पहले कर लिए जाते तो बेहतर था। तो प्रोसीजरल की हद तक जो है ये डेफिनेटली एक फैसला आया है
बाकी जो केस के ठीक है, यानी एक जानिब जहाँ पे इसके मेरिट्स हैं तो कुछ प्रोसीजरल लैप्स भी हैं, जो कि हाफिज एहसान साहब हमें बता रहे थे। मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ, हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा कि तहरीरी फैसला आ चुका है और जो 29 अगस्त से आगे जितना भी जेल ट्रायल हुआ था उसे कलअदम करार दे दिया गया है। कितना फ़ायदेमंद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साबित होगा? लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो जज की तैनाती थी उसको भी दुरुस्त करार दिया गया है। देखिए, तहरीक इंसाफ तो सिर्फ इसको पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही थी कि वो जेल में जो ट्रायल है, अदालत ने केस का तो फैसला नहीं किया। केस का फैसला तो उसी तरह होगा जब उसकी जो विटनेसेस होंगी उसमें जो भी फैसला आएगा। इस वक्त तो सिर्फ जो फैसला अदालत ने दिया है वो टेक्निकल बुनियाद पे दिया है कि जो काबीना ने 15 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उससे पहले की जो प्रोसीजर है वो सारा जो गैर कानूनी करार दिया है। तो अब अगर गवर्नमेंट जो है इसको प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लेती है और जज अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि गैर मामूली हालात, वो गैर मामूली हालात जो चेयरमैन पीटीआई के लिए है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसका वो खुद से जो है इससे पहले जो है वो लेते रहे हैं कि उनको बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इस तरह के बहुत सारे इदारों की तरफ से भी इस चीज़ पर तंबीह की गई है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी, इस फैसला है। दूसरा जो है ट्रायल कोर्ट के जज जिसकी तैनाती को दुरुस्त करार दिया है हाई कोर्ट ने, अब ट्रायल कोर्ट भी इसके ऊपर अपना एक जो है वो दे सकती है कि वो इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, गवाहों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, जज को सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, तो इसकी प्रोसीडिंग जो है वो जेल में की जाए। लेकिन उस जेल में जो अदालत ने एक बात कही है कि जेल में जो ट्रायल है वो ऐसे होना चाहिए जैसे ओपन ट्रायल है। तो ये बहुत सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उसको अगर दूर कर दिया था, जो मामला जहां से रुका था वो उसी तरह से आगे चलेगा। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो तहरीरी फैसला आएगा तो जो गैर मामूली हालात थे शायद उन्हें एलैबोरेट किया जाए। क्या ऐसा है कि गैर मामूली हालात जो थे उन्हें तहरीरी फैसले में बताया गया? क्या क्या हो सकते हैं सिक्योरिटी के अलावा? तो जो गैर मामूली हालात है वो तो ग्राउंड जो है वो की जो सिचुएशन है वही होती है। अदालत ने उसका तयन नहीं किया, लेकिन अदालत ने एक रास्ता जरूर उसमें अपने फैसले में दिखाया कि अब गैर मामूली हालात की डेफिनेशन तो यकीनी तौर पर हुकूमत ने मुख्तलिफ एजेंसीज की रिपोर्ट की बुनियाद पर करनी है कि वो क्यों चाहती है कि ये इनकी मूवमेंट को महदूद किया जाए और इनको चूंकि जो अडयाला जेल है और जो इस्लामाबाद जो ट्रायल कोर्ट का जो डिस्टेंस है उस दौरान उनके साथ कोई मिसहैप हो सकता है जिसकी मुख्तलिफ मौके पर इतलात आती रही हैं माजी में। तो इसको बुनियाद बनाकर अब जो है वो हो सकता है कि जो एक जो प्रोसीजर लैप्स हुआ था जिसकी वजह से अदालत ने ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फैसला दिया, तो अब हुकूमत उसको तमाम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए इसको कोई जो है वो जेल में ट्रायल दोबारा करे, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है जो अदालत ने SOPs बताए हैं जेल ट्रायल के, तो उसको भी अडॉप्ट किया जाए और मुकम्मल जो है इसकी समाज जो है वो इसी तरह हो। अच्छा आदिल, ये भी बताएगा, वाजे कर दीजिए हमारे नाजरीन को, यानी अब तक जो जेल ट्रायल हो चुका है वो नल एंड वॉइड है, यानी अब दोबारा से जीरो से प्रोसीजर स्टार्ट होगा? जी वो देखिए, इस मौके पे बहुत सारे जो डेट्स में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे अदालत ने अपने उसमें जो है उनको कालादम करार दिया है। एक 27 जो उनको जो जज की तैनाती का नोटिफिकेशन था वो अदालत ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा 29 अगस्त को, 12 सितंबर को, 25 सितंबर को, 3 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस जो हैं वो सारे गैर कानूनी करार दे दिए हैं। तो बेसिकली और जो 15 नवंबर का काबीना का फैसला था, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब है काबीना ने जब इसकी अप्रूवल दे दी तो उसके बाद से जितना प्रोसीजर है वो गैर कानूनी करार दिया गया। अब जो 15 नवंबर का नोटिफिकेशन है एक किस्म से वो तस्लीम कर लिया गया है। अब इसके बाद जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो है वो बाकी समात जो है वो होगी इसमें। ठीक है। और आदिल, अब सवाल ये भी है कि हुकूमत इसको चैलेंज करती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया जाता है या नहीं, और अगर किया जाता है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी जो भी ग्राउंड पे सूरत हाल है, अगर वो उसका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो वो बहुत सारे ऐसी उनके पास एविडेंस मौजूद होंगे, बहुत सारी एजेंसीज की ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी जिसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है वो प्ली ले सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक तो ये इस वक्त इलेक्शन मोड में है पूरा मुल्क जो है सियासी,
तो तहरीक इंसाफ की भी कोशिश है कि वो उनकी मूवमेंट को एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन इस दौरान अगर कोई गो के फ्री एंड फेयर ट्रायल हर मुल्जिम का हक है, वो अभी उन पे जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत का कोशिश होगी और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो जेल जो जज हैं जो ट्रायल कोर्ट के, वो इसके ऊपर क्या जो है वो डिसीजन लेते हैं, क्या वो इसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि देखें इसमें सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला नहीं है, सिर्फ इसमें और आर्टिकल 10 ये वैसे ये हक देता है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब देखना यह है कि हुकूमत प्ली को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाती है या नहीं। आदिल, बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस केस की तफसीलात के हवाले से बता रहे थे। अल-अज़ीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंस की बात करते हैं, जिसमें सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत अब पीर तक मुलतवी हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अमजद परवेज़ ने कहा कि आज के लिए एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की तैयारी की है। अदालत ने पूछा, आपको दलाइल देने के लिए कितना वक्त चाहिए? हमने पूरे केस को देखना है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, नैब को दलाइल कितना वक्त दरकार है दलाइल के लिए? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें दलाइल के लिए तकरीबन आधा घंटा चाहिए होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम इसका ये मतलब लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना, हम आइंदा पीर से दलाइल शुरू करते हैं? तो आइंदा पीर तक अब इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे और समाअत जो है वो अब मुलतवी हो गई है, लेकिन जो मुल्की सियासी मंजरनामा है उस पर एक नई हलचल हुई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मेल मुलाकातें हो रही हैं, इसी तरह सियासत के दो बड़ों की आज एक अहम बैठक हुई है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ उनसे मिलने के लिए उनके रिहाइशगाह पे गए और उनके हमरा दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, दीगर उमूर पर मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनके खुशदामन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और मौलाना को एक बार फिर अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। मरियम औरंगज़ेब हैं, शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, एहसन इकबाल हैं और मरियम नवाज़ भी इस मुलाकात में मौजूद थीं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबराह और उनके साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर उनके जो रफ़क़ा हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इस मुलाकात में जिसका दौरानिया तकरीबन 40 मिनट बताया जा रहा है, इसमें आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है, ख़ास तौर पर जो जोड़ तोड़ की सियासत है और कौन किस तरफ जाएगा, इन सारे मामलात को डिस्कस किया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान ने अपना वज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाला है। उन्होंने कहा है कि हम पहले भी मिलकर चले और आइंदा भी मिलकर चलेंगे। 16 माह जिस खूबसूरती से हमने गुजारे, उसी तरह का एक नया सेटअप बन सकता है और बनना भी चाहिए। ये एक तरफ का मामला है, जबकि दूसरी तरफ इस 16 माह के एक इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। वो शेर को बिल्ली कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई लीग का चेहरा लोग देख चुके हैं। लाहौर के सियासतदान का मसला यह है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। बुजुर्ग सियासतदान ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा और रिक्वेस्ट की लोगों से कि अब पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि हम बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनका इरादे क्या है, मगर उनकी ये जो नफरत की सियासत है, ये जो तकसीम की सियासत है, ये मेरे अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारे इदारे ने भी ऐलान किए कि हम अब से न्यूट्रल है। पाकिस्तान की तारीख में हम पहले मुदाखलत करते थे और वो बुरा था, अब आगे जाके ऐसा नहीं होगा। इनके साथ इसलिए मिले थे कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना था, मीशत में बेहतरी लाना था, महंगाई का मुकाबला करना था, मगर एक के बाद एक वजीरे खजाना होने के बावजूद मुआशी हालात बदतर होते गए। आपने पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया है। वो जो तब्दीली का नारा उठाते हैं, उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। बिलावल की गुफ्तगू आपने सुन ली और उसके बाद इस पर रद्द अमल भी आ रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फ़र्क इस गुफ्तगू में साफ नज़र आ रहा है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा है कि इंतखाबी माहौल में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है।
बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फ़र्क मौलाना फजल रहमान बता रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज हो रहा है, वो भी मुस्लिम लीग नून के कायद से मुलाकात के बाद। तो मामलात बड़े वाजे हैं। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हम बिलावल भुट्टो को उनकी ज़बान और अंदाज से जवाब देना नहीं चाहते। उनसे दरख्वास्त है कि ओए तोए का कल्चर ख़त्म करने में वो हमारी मदद करें। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर तो चलना होगा। की ज़ुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते, और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना। परवेज़ इलाही की भी बात कर लेते हैं, जो कि कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को उन्होंने लाडला करार दे दिया है। नवाज शहबाज की वजह से ही महंगाई हुई, कैसे वोट लेंगे, गैस की कीमतें दोबारा बढ़ गईं, मुस्लिम लीग नून ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया, परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है। और जो महंगाई का ज़िम्मेदार है उन्होंने नून लीग को करार दे दिया है, और ये भी कह रहे हैं कि अब इंतखाबात के लिए किस मुँह से वो लोगों के पास जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने भी गुफ्तगू की है। MQM पर लोगों को धमकियां देने का उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया है। वो कहते हैं कि गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, MQM वाले मुस्बत सियासत करें, खौफ व हरास ना फैलाएं। उनकी गुफ्तगू सुनिए। पटा जाना MQM का इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दोस्तों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी से रुजू कर रही है, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगी, और कौमी और सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसमें भी हम बड़ी जमात के तौर पर सामने आएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जो बातें कर दी गई हैं उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने की है, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। तो रियासत मदीना पर तो उनका मौक़िफ़ था ना, लेकिन अमली तौर पर क्या उनका असली चेहरा अवाम के सामने नहीं आ गया, कौम के सामने असली चेहरा नहीं आ गया? इमरान खान साहब क्या गुल खिलाते रहे हैं? मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो रियासत मदीना के मामलात पर तनकीद कर रहे हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि अगले इलेक्शन में इस तरह के मामलात किस तरह से जो है वो डिस्कस होंगे, या उनको किस तरह से इशू भी बनाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे इशू भी बनाया जाएगा और उसको लेके किस तरह से सियासत भी होगी। खैर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली भी गुफ्तगू कर रहे थे। खावर मानिका से बड़ा थर्ड एम्पायर कोई नहीं, उनकी जानिब से कहा गया है, और पीरी मुरीदी में ये सब होना हमने आज तक नहीं देखा। उनकी गुफ्तगू सुनिए। मानिका वर्सेस इमरान खान, उसने तो वो दावतनामा क्या कहते तलाकनामा और दावतनामा दिखाया जी कि ये तलाक मैंने फरवरी के अंदर दी, शादी 1.5 महीना पहले होगी इद्दत के अंदर। जो हमें फतवे देते थे, खावर मानिका से बड़ा थर्ड एम्पायर कोई नहीं है। वो थर्ड एम्पायर ने बताया कि उसकी बीवी और इमरान खान मुरीद और पीर थे। अब पीरी मुरीदी जैन जी कुछ होता मियाँ जी सामने नहीं पता। तो ये आबिद शेर अली साहब की राय है। खैर, राय ही इसमें कोट अनकोट कर दी जाए वही बहुत है इस वक्त ना। खैर, PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी जिनका नाम लेते हैं कल खावर मानिका, उन्होंने खावर मानिका को एक बददियानत इंसान करार दिया। खावर मानिका की चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर अपने रद्दअमल में उन्होंने कहा कि खावर मानिका एक बददियानत और करप्ट कस्टम ऑफिसर हैं। ये जुल्फी बुखारी की राय है, जो PTI की हुकूमत में काबीना का भी हिस्सा थे और बड़े करीबी दोस्त तस्वर किए जाते हैं चेयरमैन PTI के। लेकिन दूसरी जानिब जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी, उन्होंने भी इस पे गुफ्तगू की है। वो कह रहे हैं कि खावर मानिका को बहुत देर पहले सच बोल देना चाहिए था जो उन्होंने अब बोला है। 10 साल से रियासत मदीना का ढोंग रचाया गया, लोगों पर कीचड़ उछालने की बजाय इल्ज़ामात का जवाब दिया जाए। नवाज शरीफ का किरदार और कारकर्दगी में कोई सानी नहीं। ये हर एक को गाली, उसके किरदार पे बात, स्टेज पर बैठकर ख़वातीन और दूसरे मुखालफों के बारे में उनके
अलकाबात से उनको नवाजना ये इमरान खान की आदत थी। पीर और मुरीद का कैसा एक एहतराम का, तकद्दस का रिश्ता है, और ढोंग रचाने के लिए एक पीर बन गया, दूसरा मुरीद बन गया। दिन भर की अहम 20 खबरें सुपर 20 में। वादी नीलम में शॉर्ट सर्किट के बाइस रिहायशी मकान को आग लग गई। आतिशज़दगी के बाइस 2 मंजिला मकान जलकर खाकसार हो गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। माहौलियाती NOCs के हवाले से तबादला ख्याल। डिविजनल कमेटी ने 20 केसेस मंजूर कर लिए। जामपुर में CIA की कार्रवाई। मोटरसाइकिल टिकेट गैंग गिरफ्तार, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। सियालकोट में पुलिस का क्रैकडाउन। खतरनाक टिकेट गैंग का सरगना गिरफ्तार। थाना सदर ओकाड़ा की हुदूद में जराइम की वारदातों में इजाफा। एक ही रोज डकैती की 3 वारदातें रिपोर्ट। शहरी नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम। CIA खानपुर पुलिस का कामयाब एक्शन। 3 खतरनाक गैंग के 14 अरकान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियती सामान बरामद कर लिया गया। मेलसी में महकमा सुई गैस की नाअहली सामने आ गई। गैस पाइपलाइन से मट्टी उठा ली गई। पाइपलाइन फटने का खदशा बढ़ गया। मियांवाली शहर और गिरदोनवाह में सफाई के नाकिस इंतजामात। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। शुजाबाद में स्कूल वैन अचानक नहर में जा गिरी। एक तालिब इल्म जाँ बहक, 10 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिल गिरफ्तार करो। रहीम यार खान में सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एहतजाजी रैली। पाकपतन रोड की तामीर में नाकिस सीवरेज मसाइल पैदा करने लगे। ईंटों से भरा ट्राला सड़क में फंस गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। रायबन में दिन दहाड़े डकैती की वारदातें मामूल बन गईं। मुल्जिमान की CCTV फुटेजेज सामने आ गई। खैरपुर टंडूमस्ती में अराजी के तनाज़े पर तसादुम। लाठियों, ईंटों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल। 7 अफराद जख्मी हो गए। दादू में पीपल्स पार्टी के जियाले की बच्चों समेत भूख हड़ताल जारी। बीमार बीवी का इलाज और मुनासिब रोजगार देने का मुतालबा। बैरिस्टर खालिद निसार डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला सड़कों पर निकल आए। बुरेवाला में दूसरे रोज भी हड़ताल। वकला ने मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। शदीद नारेबाजी। कश्मीर में तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 22 साला खातून ट्रॉलर तले आकर जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। ठट्ठा और सजावल के साहिली इलाकों में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयां। परिंदों के शिकार के लिए लगाए जाल बरामद कर लिए गए। बाबा गुरु नानक के चहलम दिन की तकरीबात का आगाज। हसन अब्दाल, पंजा साहब, सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बिहाड़ी में ग्रैंड स्पोर्ट्स वीक की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। DC सैयद आसिफ हुसैन शाह और वर्ल्ड ओलंपियन अरशद नदीम ने फीता काटकर इफ्तिताह किया। जिला सजावल में ऊंटों की नायाब नस्ल तवज्जो का मरकज बन गई। खारानी नस्ल के ऊंट समंदर के गहरे पानी में तैरने के भी माहिर निकले। पहली बार विटामिन C और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, यह इन सभी वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है और ज़रा ये बता रहे हैं कि इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शिकायत कुनिंदगान को नोटिस जारी कर रखे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपने वकील ख्वाजा हारिस के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मौजूद भी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कुनिंदगान को बुलाया गया है। तो ये इजलास इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस
काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास है। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं उनका जायज़ा भी लिया जा रहा है और ख्वाजा हारिस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कुनंदगान को बुलाया गया है। इजलास की अब तक की कार्रवाई जान लेते हैं। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में ये इजलास जो है इस वक्त जारी है, जिसमें जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उनके खिलाफ शिकायत का जायज़ा जो है इस इजलास में लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। कौंसल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कानूनगान को शवाहिद के हमरा तलब कर रखा है। वो भी इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। अपने वकील ख्वाजा हारिस के साथ वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। कौंसल ने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो शिकायत थी उसको मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि जो शिकायत कानूनदा थी आमना मलिक, उन्होंने कहा था कि ये शिकायत नहीं बनती और उन्होंने दरख्वास्त अपनी जो वापस ले ली थी। इसी बुनियाद पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो शिकायत थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनके वकील इस वक्त ख्वाजा हारिस जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मौजूद हैं। इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कानूनगान जो हैं वो भी उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ भी इस इजलास को मुनक्किद किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में ये इजलास था, उसका एलामिया जो है गुज़िश्ता रात जारी किया गया था। उस एलामिया में कहा गया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत कानूनदा आमना मलिक ने खुद तस्लीम किया कि शिकायत नहीं बनती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बदनाम करने के खिलाफ बदनीति पर मबनी शिकायत जो है वो खारिज की जाती है। ये एलामिया जो है जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया था। इसके अलावा इस एलामिया में यह भी कहा गया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने ट्वीट की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक को नोटिस जारी करके वजाहत जो है वो तलब कर ली है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमें इजलास का तफसीलन अहवाल बता रहे थे। आदिल सईद अब्बासी, शुक्रिया आपका। इस इजलास के हवाले से आप हमें अपडेट्स दे रहे थे। ये इजलास जो इस वक्त भी जारी है, इससे पहले हमने देखा था कि सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन्हें मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। अब इजलास जैसे खत्म होगा तो उसके बाद इसका ऐलान अभी इसमें ये कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के एतराज़ात हैं, तो वो जो उन्होंने 3 जजेस पर उठाएं और साथ ही साथ इस मामले को फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी ले गए, तो इसके 2-3 मुख्तलिफ पहलू हैं और ये सारे जुड़े हुए हैं। देखते हैं आइंदा दिनों में इसकी कार्रवाई बनती क्या है। खैर, निगरान वज़ीर आज़म का बयान शामिल करते हैं। वो कह रहे हैं कि मुसल्लह अफ़वाज की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने GD पायलट कोर्स की ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए कहा कि IT की तब्दीलियों ने सिक्योरिटी माहौल को तब्दील कर दिया है। तवक्को है अपनी ट्रेनिंग की बुनियाद पर चैलेंजेस पर आप काबू पाएंगे। PF की शानदार रिवायात के अमीन हैं, कौम को आपसे तवक्कुआत हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। कोर्स मुकम्मल करने वाले कैडेट्स को उन्होंने बैजेस भी लगाए। PF अकेडमी अजहर खान रिसालपुर आमद पर निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। Armed forces of Pakistan are especially competent and well trained to cope with all internal and external challenges. Indeed, the whole nation holds the armed forces of Pakistan in high esteem for the sacrifices they have rendered for national defense and also for their contribution towards nation building. Our brave armed forces have always displayed great courage during testing times, and I'm sure that as always they will keep the national flag high. चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कह रहे हैं कि जिसका दिल चाहता है वो मुल्क में नफरत फैला देता है। हमने आर्मी चीफ से अमन की बात की है, हम अमन के लिए सबके साथ खड़े हैं। उनकी गुफ्तगू सुनिए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि जिसका दिल चाहे वो हमारी ज़मीन को इस्तेमाल करे, जिसका दिल चाहे वो इस मुल्क में नफरत, इंतशार और दहशतगर्दी की आग को भड़काए। हम पहले भी ये बात करते थे, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। और इस बात को हमने GHQ के अंदर अपने पाकिस्तान के सिपह सलार पाकिस्तान के सामने भी इस बात को किया है कि हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के अमन के लिए अपनी पाक फौज और अपने सिपह सलार पाकिस्तान जनाब हाफिज जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं।
PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई वाक़यात के केस डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। PTI रहनुमा रुबीना जमील पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। प्रोसिक्यूशन के गवाहान शहादत कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिए गए हैं। मुलजिमान ने अलबत्ता सेहत जुर्म से इनकार किया है, तो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, सेहत जुर्म से इनकार हुआ है। ये रूटीन का मैटर होता है। अब गवाहान को तलब किया जाएगा और वो अपने बयानात इस सिलसिले में रिकॉर्ड करवाएंगे। अलकादिर ट्रस्ट की चैरिटी रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इससे ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम है। अलकादिर ट्रस्ट की दोबारा रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर 2 रोज़ में फ़ैसले की हिदायत की गई है। ये कौन शख्स डायरेक्टर लेबर तैनात है, इस सीट पर नहीं होना चाहिए, इसे जस्टिस गुल हसन दरख्वास्त को मुस्तरद करें या मंजूर, जो भी है फ़ैसला करें। जस्टिस गुल हसन डायरेक्टर लेबर पब्लिक के पैसे खाता है, तनख्वाह लेता है या नहीं, जस्टिस गुल हसन की जानिब से ये भी सवाल किया गया है। तो अलकादिर ट्रस्ट की चैरिटी रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर से मुताल्लिक़ ये केस था, जिस हवाले दर्ज मुकदमे से मुताल्लिक़ समात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ज़मानत कन्फर्म कर दी है और अदालत ने शेख रशीद को 5,000 रुपये मचल के जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। शेख रशीद जिनको रिलीफ मिल गया है, एक के बाद एक मुकदमे में उन्हें ज़मानत मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिल रहा है और वो ये बताते हैं कि जो उनके साथ हुआ उसके बाद अब वो अदालतों में पेश हो रहे हैं और अदालतों से वो इंसाफ चाहते हैं, जो ज़ाहिर होता हुआ नज़र भी आ रहा है। खैर, कराची का रुख करते हैं, जहाँ पर फंड्स की किल्लत है और बच्चों के अस्पताल में इलाज मुआवजा जो है वो ठप है। गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के वार्ड्स बंद कर दिए गए हैं। 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बंद होने से मरीज़ दरबदर हैं। मौसमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को दीगर अस्पतालों की तरफ रेफ़र किया जा रहा है। 3 माह से अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाह तक से महरूम हैं। हुकूमत फ़ंड देगी तो अस्पताल मुकम्मल ओपन करेंगे, CEO की जानिब से ये कहा जा रहा है। आज बिलावल दीर में ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इतने अस्पताल किसी बुज़ुर्ग सियासतदान ने अपने पूरे सियासी करियर में नहीं बनाए जितने मैंने कुछ सालों में बना दिए हैं, और ये हैं वो अस्पताल और इस तरह चल रहे हैं वो अस्पताल। ये है बिलावल की कारकर्दगी। बिल्कुल ऐसे। ये सवाल ये है कि अस्पताल अगर अच्छी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं तो फंड्स क्यों रुके हैं उनके। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मीडिया को ये बताया है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ये कहते हैं कि सैलाब में तबाह होने वाले स्कूल्स की तामीर का सिलसिला जारी है और अस्पतालों में स्टाफ की कमी के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ख़त भी लिखा है। कुछ मामलात में कोर्ट का स्टे भी है। उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। कमी के लिए ये है कि इस वक्त उनकी रिक्रूटमेंट का कुछ मामलात में कोर्ट के स्टेज थे, उस वजह से भी डिले हुआ और इस वक्त जो हायर लेवल पे है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया कि एक्सपेडाइट करें। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर जो कि निगरान वज़ीर आला सिंध है, उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है। डिफेंस कार हादसा केस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, रिपोर्ट में बताया गया अदालत को। मुकदमा मुद्दई रफ़ाकत अली का बयान तहरीरी शक्ल में अदालत में पेश कर दिया गया है। मुद्दई के बयान पर मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। रिपोर्ट में अदालत को यह भी बता दिया गया है अफनान का जिस्मानी रिमांड हासिल करके तफ्तीश की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट को ये ब्रीफ किया गया है। डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की जान गई थी और जो कम उम्र ड्राइवर है 15 साढ़े 15 साल अफनान, वो इस वक्त हिरासत में है और उसका रिमांड भी ले लिया गया। दहशतगर्दी की दफ़ात लग चुकी है और इस सारी सूरत हाल के बाद एक क्रैकडाउन भी हो रहा है। और साथ ही साथ अफनान के साथ जो ड्राइविंग सीट पे उसका दोस्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि मुतलका SHO पर भी मुकदमा होगा। लाहौर हाई कोर्ट डिफेंस में 6 अफराद की हलाकत केस में ये रिमार्क्स दिए गए हैं। जो लाइसेंस बनवाने आए आप उसे ई-पेपर लाजमी दें। अदालत पुलिस वाले इस हवाले से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं। तो लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स जो हैं वो कानून के इस वक्त निशाने पे हैं। मज़ीद 1241 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है और मजमूई तादाद अब 2986 हो गई है। सैकड़ों गाड़ियाँ थानों में बंद कर दी गई हैं। CTO लाहौर ये कहते हैं कि कम उम्र बच्चों के साथ इन्हें गाड़ी देने वालों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। लॉन्च की तो उसके बाद लाइसेंस बनाने के अमल में बड़ी तेज़ी आई है। जैसे कल एक दिन में 16,000 से ज़्यादा लोगों ने लर्निंग लाइसेंस इशू करवाए हैं और मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइद है कि लोगों को लर्निंग लाइसेंस की फैसिलिटी हासिल हो जिसके बाद वो अपना टेस्ट दे के लाइसेंस बनवा सकें। अभी कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अगर आइंदा खुदा न खास्ता इस किस्म का हादसा किसी भी थाने के इलाके में होगा अंडर एज ड्राइविंग की वजह से, तो वहाँ पे जो कंसर्न सेक्टर इंचार्ज हैं और कंसर्न SHO हैं वो भी उसके लिए अकाउंटेबल होंगे और उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब मिल के इस कम उम्र ड्राइवरी के मैनेज को रोक।
तो CTO लाहौर की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि आइंदा अगर ऐसा कुछ होगा तो किस तरह होगा और कितनी तेज़ी से लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं। खैर, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसने श्रीलंका की रुकनीत बहाल कर दी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये रुकनीत ख़त्म की गई थी और ICC का कहना है कि श्रीलंका दो तरफा क्रिकेट और ICC इवेंट्स दोनों में बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले जारी रख सकता है, अपने मामलात को खुद मुख्तार और हुकूमती मुदाखलत के बगैर चलाए। SLC को फंडिंग ICC के ज़रिए कंट्रोल की जाएगी, ये अलबत्ता क्लियर कर दिया गया है श्रीलंका। लेकिन अब जो ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी नहीं करेगा, जो 2024 में होना था। बताया जा रहा है कि जनूबी अफ्रीका को इसकी मेज़बानी सौंप दी गई है। सियासी मुदाखलत का मामला था और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जो रुकनीत थी उसे मुअत्तल कर दिया गया था और इसमें बुनियादी तौर पर वजह बनी थी श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी थी। उसके बाद उनके जो वज़ीर साहब थे उन्होंने पूरा बोर्ड जो है वो मुअत्तल कर दिया था और फिर ICC ने इसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी और ये रुकनीत अब बहाल हो गई है, तो यहाँ पर भी मुदाखलत हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त की वसूली का प्लान तैयार हो गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि स्टैंड बाय जो मुआहदे हैं उनके तहत पाकिस्तान की माली कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगली किस्त की मंजूरी देगा और इस तरह पाकिस्तान को $3 अरब में से $1.9 अरब मौसूल होंगे। मुआहदे के बाकी मानदा $1.1 अरब दूसरे जायज़े के बाद मिलेंगे और मुआहदे का जो दूसरा जायज़ा है वो फरवरी के बजाय अब मार्च में होने का इम्कान बताया जा रहा है। दूसरे जायज़े में ताख़ीर इलेक्शन के बाइस हो सकती है। IMF नई मुंतखब हुकूमत से दूसरे जायज़े के लिए मुज़ाकरात भी करेगा, तो IMF से अगली किस्त की वसूली का जो प्लान है वो तैयार हो गया है। इस सिलसिले में अब दिसंबर में एक मीटिंग होगी और उसके बाद फरवरी की बजाय अब उसे आगे हमें मार्च पैसे में मिल जाएंगे दिसंबर में और उसके बाद जो अगले पैसे हैं वो हमें मार्च में मीटिंग के बाद जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम IMF से पैसे लेकर मुल्क चलाते रहेंगे। खैर, इस बीच ये भी हो रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपने बहुत इंजॉय कर ली हैं, अब बताया जा रहा है इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान ने रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी वसूली को मजीद 920 अरब रुपए तक बढ़ाने का IMF के साथ वादा कर लिया है। वजारत ख़जाना के ज़राए ने बताया है हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले जायज़ा मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत ने IMF को 869 अरब रुपए के पेट्रोलियम लेवी के सालाना हदफ में मजीद 50 अरब रुपए का इजाफा करने की यकीन दहानी करवाई थी। उनका कहना था कि ज़्यादा लेवी वसूल करने से दीगर नॉन टैक्स रेवेन्यू ज़राए से होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी की यकीन दहानी करवाई जा रही है। हुकूमत हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम टैक्स वसूल करती ही है। इसने इस हेड के तहत 869 बिलियन रुपए की वसूली का बजट रखा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 920 बिलियन करने का अहद कर लिया गया। पेट्रोलियम लेवी हुकाम के लिए टैक्स वसूली का वाहिद सबसे बड़ा जरिया बन गया है और वजारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक पहली सहमाही के दौरान हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 212 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि गुज़श्ता साल के इसी सहमाही के मुकाबले में 367% ज़्यादा है। तो बाकी किसी जगह से टैक्स आ रहा हो या ना आ रहा हो, पेट्रोल पर टैक्स लगाई जाओ और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाओ। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। प्रोग्राम खत्म हो गया।